हेलो डियर स्टूडेंट, प्रतिज्ञा कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस कोरोना महामारी में आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, ऐसा मेरी कामना है। और सरकार के द्वारा जो भी कदम बताए गए हैं सुरक्षित रहने के लिए, आप उसको अवश्य उससे फॉलो कर रहे होंगे। तो हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग तो इकाई और बीमा का जो क्लास चल रहा था उसको आगे बढ़ाते हैं और आगे के भौतिक राशियों का इकाई, बीमा और कौन सा राशि है, सदिश है या अदिश है, हम उसको देखते हैं। और साथ ही साथ में एक खुशी की बात यह भी है कि आप लोगों के सहयोग से हमारे चैनल का सब्सक्राइबर 1000 बढ़ गया है, जिसके लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग आगे पृष्ठ तनाव से आगे भौतिक राशियों का इकाई और बीमा निकालना शुरू करते हैं। तो हम लोग का जो लास्ट में जो सबसे अंतिम में देखा गया था वह पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव ये होता है बल और डिवाइड में लंबाई। तो इसका हम लोगों ने इकाई और बीमा पिछली क्लास में देख लिए थे। ये जो बल लिया गया है, सपोज दैट ये किसी तरल पदार्थ का सबसे टॉप लेवल है, सरफेस है, जिसको कि फ्री सरफेस भी बोला जाता है। अगर ग्लास में पानी भर दिया जाए तो जो सबसे ऊपरी सतह होता है उसको बोलते हैं मुक्त सतह, ठीक है। ये मुक्त सतह है। तो उसी सरफेस पर एक इमेजिनरी, ये जो एल आया है वो एक इमेजिनरी लाइन होता है, काल्पनिक रेखा मान लिया गया है। और इस लाइन पर जो भी मॉलिक्यूल्स आएंगे तो वो मॉलिक्यूल्स हमेशा निरंतर गतिशील होते हैं। तो इस वजह से इस तरह से इसको डिफाइन किया गया है कि फोर्स पर यूनिट दैट इमेजिनरी लाइन इज नोन एज सरफेस टेंशन, ठीक है। तो ये जो एल लंबाई है वह एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है। तो इसका हम लोगों ने ऐसा ही मात्रक देख लिया था, न्यूटन, और डिवाइड में क्या है लंबाई के लिए हम लोग मीटर लिखते हैं, तो न्यूटन पर मीटर। आज हम लोग आगे सीखेंगे आवेश। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, चार्ज। तो पहले हमें एक आवेश का फॉर्मूला चाहिए, चार्ज का एक फॉर्मूला होना ज़रूरी है। हमारे पास एक फॉर्मूला होना ज़रूरी है, तभी हम उसका एसआई मात्रक ज्ञात कर सकेंगे। और हम आपको बार बार बोले हैं कि भौतिक राशियों का उसका फॉर्मूला ज़रूर से ज़रूर आप याद करें। फार्मूला याद रखने से आप न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आवेश को Q से डिनोट करते हैं, और Q से डिनोट करते हैं, और ये होता है विद्युत धारा गुना समय। I है विद्युत धारा के लिए, T है समय के लिए। तो SI मात्रक देखिए, SI मात्रक हो जाएगा ये आवेश का SI मात्रक आपको हम लिखवा चुके हैं। और आपको ये भी बताना है कि जो आवेश, ये जो विद्युत धारा I है वह मूल राशि है या नहीं है। देखते हैं कितने लोग वीडियो को सही से देखते हैं। तो आपको ये बताना है कि मूल राशि है या नहीं विद्युत धारा। तो इसका आपको SI मात्रक याद होना चाहिए। तो इसका SI मात्रक होता है एम्पियर। और समय के लिए जो हम लोग SI मात्रक लेते हैं वह होता है सेकेंड। तो इस तरह से इसका आप SI मात्रक आ गया आपका। एम्पियर को A से डिनोट करते हैं और सेकेंड को S से। इसका मतलब यह हुआ कि आवेश का SI मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है ना। और आगे यह भी देखा जाए कि क्या इसके अलावा कोई और भी इसका SI मात्रक है, CGS मात्रक है या नहीं है, या फिर इसके अलावा कोई और भी मात्रक है या नहीं है। तो देखिए एम्पियर सेकेंड, तो इसका एम्पियर सेकेंड जो SI मात्रक हो गया। दूसरा में इसका CGS मात्रक भी उपलब्ध है, CGS मात्रक। आवेश का CGS मात्रक होता है ESU। इसको पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये हो जाएगा आपका CGS मात्रक, आवेश का CGS मात्रक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। उसके अलावा एक और भी इसका मात्रक होता है SI मात्रक, और वह है कूलॉम। आवेश का SI मात्रक
कूलॉम भी होता है, जिसको कि कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। आवेश का SI मात्रक कूलॉम भी होता है। क्या आप बता सकते हैं कि ये जो कूलॉम है वह किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो ये जो कूलॉम है, ये जो नाम रखा गया है वह चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम के नाम पर रखा गया है। चार्ल्स ऑगस्टिन कूलॉम के नाम पर रखा गया है। तो ये इस तरह से आपको इतना आपको इसमें पता होना चाहिए। तो ये हमने SI मात्रक देख लिया कि कितना मात्रक हो सकता है। SI देखा, CGS देखा, और एक SI में 2 एम्पियर सेकेंड और दूसरा कूलॉम। उसके बाद इसका बीमा क्या होगा? बीमा डायमेंशन क्या होगा? तो एम्पियर के लिए यहाँ तो विद्युत धारा है, तो एम्पियर के लिए तो वही लिखाएगा, एम्पियर ही लिखाता है। पावर 1 आया है, और 1 को लिखे या ना लिखे वो पढ़ा जाएगा 1 ही। और उसके बाद आया है सेकेंड आया। सेकेंड के लिए बीमा में क्या लिखते हैं? तो सेकेंड के लिए बीमा में लिखते हैं T। तो T तो आया है, तो T तो यहाँ रहेगा इस तरह से। ये हो गया इस तरह से। हमको पता है कि हम इसको MLT के फॉर्मेट में लिखा जाए तो इसको हम लोग सही मानते हैं, और हमारा ऑप्शन भी उसी में रहता है MLT के फॉर्मेट में। तो करना क्या है, अब M और L तो आया नहीं है और हमको लिखना है, तो क्या करेंगे? हमें पता है किसी भी संख्या का पावर 0 मतलब 1, तो M0 L0 और A और T इस तरह से आ गया। तो ये हो गया आपका आवेश का बीमा। रही बात कि यह कौन सा राशि है, तो ये जो आवेश है आपका अदिश राशि है। आवेश जो है आपका अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। और ये क्या है आपका? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं विभवांतर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट में हम लोग विभवांतर का SI मात्रक निकालना सीखेंगे। विभवांतर होता क्या है? तो विभवांतर तार के 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। प्रति कूलॉम आवेश को प्रति कूलॉम आवेश को ठीक है, प्रति कूलॉम आवेश को एक बिंदु से किसी दिए गए बिंदु तक लाने में हुई खपत ऊर्जा को ही विभवांतर कहते हैं। प्रति एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में खपत हुई ऊर्जा को ही विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर वोल्टेज, विभवांतर हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो, या सिर्फ पोटेंशियल हो, ये तीनों का SI मात्रक एक ही होगा। और क्या होगा अभी हम लोग देखेंगे। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। तो इसका फॉर्मूला होता है V = IR, V = IR, जहाँ पर V जो है पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है, I जो है विद्युत धारा को बताता है, I जो है विद्युत धारा को बताता है, R जो है प्रतिरोध को सूचित करता है। R किसको सूचित करता है? प्रतिरोध को सूचित करता है। V = IR। तो यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये हो जाएगा आपका एम्पियर, और ये क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। तो यहाँ से देखिएगा आपका विभवांतर का SI मात्रक आ जाएगा एम्पियर और ओम, एम्पियर ओम। और साथ में आपको ये भी बता दें कि V = W/Q, ये भी होता है। V = W/Q। तो V = W/Q है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से SI मात्रक हो जाएगा
ये है W मतलब वर्क, और ये है Q मतलब चार्ज। और ये अगर वर्क है तो वर्क काम है, तो ये किसका मात्रक हो जाएगा जूल, और डिवाइड में क्या हो जाएगा Q सेकेंड। तो इस हिसाब से आएगा जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। और इसी को बोलते हैं, दूसरा इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा वोल्ट, जिसको कि हम लोग V से डिनोट करते हैं, वोल्ट। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट भी है। और ये जो वोल्ट है वह किसके नाम पर आया है, तो ये जो वोल्ट है वो अलेसांद्रे वोल्टा, अलेसांद्रे वोल्टा या अलेक्जेंडर वोल्टा के नाम पर रखा गया है वोल्ट का एसआई मात्रक, विभवांतर का एसआई मात्रक अलेसांद्रे वोल्टा। तो देखिए ये भी सही है, जूल पर सेकंड भी सही है, और अलेसांद्रा वोल्टा भी सही है। अगर आपको एसआई मात्रक बोलेगा तो उसमें से कोई एक ही ऑप्शन देगा। अगर आपसे एसआई मात्रक पूछेगा तो उसमें से केवल एक ही ऑप्शन में सही होगा। अगर एसआई मात्रक बोलेगा तब एक ही ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन कर दे कि विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक ना कि एसआई मात्रक, विभवांतर का मात्रक संभव है, अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ हो विभवांतर का मात्रक संभव है, तो उसमें ये भी सही होगा। आपको उसमें ऑप्शन में ये भी देखने को मिलेगा, ये भी देखने को मिलेगा जूल पर सेकेंड, और ये वोल्ट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तीनों संभव है। ठीक है, अगर वो एसआई मात्रक बोला कि विभवांतर का एसआई मात्रक बताइए, तो सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन में रहेगा, वोल्ट वाला सही होगा। अगर वो बोला क्वेश्चन में कि विभवांतर का मात्रक संभव है, तो फिर आपको ये तीनों देखने को मिलेगा, या तो ये फिर ये देखने को मिलेगा, तीनों देखने को मिलेगा, या फिर ये और ये देखने को मिलेगा, या ये और ये देखने को मिलेगा। इस तरह से वो क्वेश्चन दे सकता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हाँ, और आपको ये भी बता दें, ये जो विभवांतर है, ये जो विभवांतर है वो आपका बीमा अगर लिखना चाहें आप, क्या लिखना है आपको, बीमा। तो बीमा हमको आपको पता है कि बीमा जब भी आता है तो जो फॉर्मूला के ऊपर जो एसआई मात्रक आया है, फॉर्मूला के ऊपर जो एसआई मात्रक आया है उसके हिसाब से आता है। तो ये आ गया है जूल, जूल आ गया। और आपको याद है जूल किसका एसआई मात्रक है? अगर आपको याद है कि जूल किसका एसआई मात्रक है तो हमें कमेंट में अवश्य से अवश्य बताएं। तो जूल अगर आ गया है तो हमें पता है कि उसका एसआई मात्रक होता है ml² T⁻⁻²। ये हमने केवल जूल के लिए लिखा है, बाकी डिवाइड में आपका T बचा हुआ है, तो T तो रखना पड़ेगा ना। ये जो ml² T⁻⁻² जो लिखा गया है वह सिर्फ जूल के लिए लिखा गया है। बाकी जो सेकेंड का जो बीमा आएगा वह T आएगा, और T अगर ऊपर जाएगा तो ये एक तो यहाँ से कट जाएगा। तो इस तरह से आपका विभवांतर का बीमा आ जाएगा ml² और T⁻⁻1। ये रहेगा आपका किसका बीमा है ये? तो ये विभवांतर का बीमा है। ये क्या है? विभवांतर का बीमा है। और अगर जहाँ तक राशि का बात किया जाए तो ये जो विभवांतर है वो आपका अदिश राशि है। विभवांतर क्या है? एक अदिश राशि है, स्केलर है। ये विभवांतर क्या है? अदिश राशि है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट शक्ति। शक्ति शक्ति कहते हैं कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। लेकिन हाँ, अगर कार्य करने की क्षमता अगर पूछ देना तो जवाब हमारा बदल जाएगा। कार्य करने की क्षमता शक्ति नहीं, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है वह है शक्ति, पावर। तो आपको पता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर मीन्स टू से दैट P इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम। तो इस तरह से देखिए, P इक्वल टू, P डिनोट कर रहा है पावर को, W डिनोट कर रहा है वर्क को, और टाइम इधर आ गया। समझ गए? तो ये हो गया आपका फार्मूला। ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेगा। चलिए अब हम लोग एसआई मात्रक के देखते हैं। मात्रक
तो ये है वर्क। अगर फॉर्मूला के हिसाब से चलें तो वर्क है, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे आया? अगर आपको डाउट है तो आप पिछला वीडियो को विजिट करें, और वहाँ पर हमने ये सब सारा बहुत अच्छे सिलसिलेवार ढंग से बता रखा है। आप प्लीज़ उस वीडियो को विजिट करें और आप वहाँ पर अपने कन्फ्यूजन को दूर करें। तो ये हमने वर्क के लिए लिखा है kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। पर क्या हमारा काम हो गया है? नहीं, अभी हमने ये जो लिखा है ना वो सिर्फ और सिर्फ वर्क के लिए लिखा है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी सेकेंड बचा हुआ है, तो सेकेंड बचा हुआ है तो भैया इसको डिवाइड लगाओ, लिखो सेकेंड। इसको आप सॉल्व करके बता सकते हैं ये क्या हो सकता है? तो ये आपका हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो पूरा इसके लिए हो गया, और ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में जाकर क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। तो उलट गया तो ये देखिए ऐसे हो गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। ये हो देखिए आ गया kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब आ गया। ये हमने फॉर्मूला से ड्राइव किया है। पर आपको ये पता है कि शक्ति का ऐसा मात्रक तो वाट भी होता है। तो वाट क्या है? वाट व्यक्ति के सम्मान में रखा गया है। शक्ति का जो ऐसा मात्रक वाट होता है वह व्यक्ति के सम्मान में रखा गया है। जेम्स वाट, जो वाट रखा गया वह जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। तो ये हमारा बेकार नहीं है, ये हमें डायमेंशन निकालने में ये मदद करने वाला है। दूसरा अगर मात्रक देख लिया जाए इसका, तो वाट इस तरह से, और इसको संकेत में लिखते हैं क्या? W। संकेत में क्या लिखते हैं? W से इसको संकेत किया जाता है। और क्या और भी मात्रक संभव है? जी हाँ, और भी मात्रक संभव है। ये देखिए, वर्क को आप जूल भी तो लिख सकते हैं, और सेकेंड टाइम जो है उसके लिए सेकेंड भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप जो है शक्ति का ऐसा मात्रक जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एग्ज़ाम में आपका आ जाता है कभी कभी, अक्सर एग्जाम में ये ग्रुप डी के एग्जाम में आ ही जाता है, जूल पर सेकेंड। तो इसका मात्रक, इसका शक्ति का मात्रक kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, वाट और जूल पर सेकेंड, ये मात्रक इसके है। अगर आप इसका बीमा देखें, बीमा, तो बीमा अगर देखा जाए तो यहाँ से हमें बीमा निकालने में मदद करने वाला है। यही हमें मदद करता है बीमा लिखने में। तो आया है kg के लिए हम लोग बीमा में क्या लिखते हैं? तो kg के लिए हम लोग बीमा में लिखते हैं कैपिटल M। क्या आप बता सकते हैं कि kg किस भौतिक राशि का SI मात्रक है? तो हमें कमेंट में इसका आंसर जवाब जरूर से ज़रूर दें। तो ये हो गया M। उसके बाद आया है मीटर स्क्वायर, तो मीटर के लिए तो लिखते हैं L, और ये क्या है? सेकेंड जो है वो डिवाइड में नीचे है, मतलब कि वो जो है इधर है, और सेकेंड किसके लिए आता है? T के पावर में 3, इस तरह से। अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं, इस डिवाइड जो T के पावर 3 नीचे उसको ऊपर ले जाएं, तो ये आ जाएगा M L स्क्वायर T के पावर -3। तो यह है आपका शक्ति का बीमा। M L स्क्वायर T के पावर -3 क्या है? शक्ति का बीमा है। और इसका अगर सदिश की बात किया जाए तो ये जो शक्ति है वो आपका अदिश राशि है। शक्ति क्या है? अदिश राशि है। शक्ति अदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है, विभवांतर अदिश राशि है ना? ये सब अदिश राशि है। स्केलर, अदिश स्केलर। इसके बाद हम लोग देखते हैं यंग प्रत्यास्थता। अगर यंग प्रत्यास्थता ना कहा जाए अगर, तो प्रत्यास्थता गुणांक देख लेते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक देख लेते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक के साथ वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने मित्रों को शेयर करें जो भी पढ़ना चाहते हैं, जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, NTPC की तैयारी कर रहे हैं, जिनको एग्ज़ाम देना है। और बहुत एग्ज़ाम की सूचना भी आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। आपका इस एप्लीकेशन का स्टेटस आपको लगभग 2 महीने में जारी हो जाएंगे। तो आप जी जान से लग जाए ग्रुप डी की तैयारी में, NTPC की तैयारी में। और इस वीडियो से
अपना फ़ायदा जरूर से जरूर ग्रहण करें। तो हम लोग का नेक्स्ट जो भौतिक राशि है वह है प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक। तो प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? प्रत्यास्थता गुणांक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। व्हाट इज दिस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी? तो देयर इज अ रूल गिवन बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट हुक के अनुसार क्या कहा गया है प्रत्यास्थता गुणांक में, है ना? तो देखिए उनके द्वारा कहा गया है कि प्रतिबल, क्या कहा गया है? प्रतिबल और विकृति का अनुपात, प्रतिबल और विकृति का अनुपात हमेशा नियत होना चाहिए या नियत होता है। ठीक है, नियत कांस्टेंट। व्हाट इज नियत? इट इज़ अ कांस्टेंट। तो रॉबर्ट हुक के अनुसार प्रतिबल और विकृति का अनुपात हमेशा कांस्टेंट होता है। इसे ही कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो एक तरफ आपके पास क्या है? प्रतिबल, और दूसरे तरफ है विकृति। तो ये दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है? ये दोनों का अनुपात पहले तो नियत होता है और इसी नियतांक को क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो देखिए प्रतिबल में क्या होता है, विकृति में क्या होता है? तो प्रतिबल जो होता है प्रत्यायन बल, रीस्टोरिंग फोर्स। प्रत्यायन बल जो होता है वह रीस्टोरिंग फोर्स होता है। ये रीस्टोरिंग फोर्स क्या है? तो जब आप किसी स्प्रिंग को खींचते हैं ना और खींचने के बाद छोड़ देते हैं तो वह स्प्रिंग पुनः अपने वापस मूल आकृति में आ जाता है। तो उसके पास ये जो नेचर है पुराना आकृति प्राप्त करने का, उस नेचर को ही कहते हैं प्रत्यायन बल। वह उसी बल के कारण क्या करता है? अपना पुराना आकृति प्राप्त कर लेता है। तो इसको कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यायन बल। और ये डिवाइड में होता है क्षेत्रफल। डिवाइड में क्या होता है? क्षेत्रफल, एरिया। तो अगर ये बल है, ये एरिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका जो बल है तो भाई न्यूटन तो आएगा ही। याद है ना आपको? प्रत्यायन या बल का ऐसा मात्रा, बल चाहे किसी टाइप का हो, बल आ गया है। अगर यहाँ पे तनाव बल भी आ जाता है जो रस्सी में होता है, धागे में होता है, स्ट्रिंग में होता है, तो वहाँ पे अगर बल आ जाए तो हम लोग उसका ऐसा मतलब न्यूटन ही लिखेंगे। नाम अलग अलग टाइप का फोर्स हो तो उससे मैटर नहीं करता है, यूनिट न्यूटन ही होगा। और ये क्षेत्रफल तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपको यही पता है कि इसी को हम पास्कल भी बोलते हैं। इसी का ऐसा मात्रक पास्कल भी होता है। तो और इधर जो दूसरी बात है विकृति। विकृति होता है किसी शेप में चेंज, किसी आकृति में परिवर्तन ही विकृति कहलाता है। तो देखिए विकृति स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन। विकृति क्या है? स्ट्रेन है। तो विकृति जो होता है, स्ट्रेन जो होता है, विकृति जो होता है, सपोज दैट ये आपके पास L लंबाई का कोई तार है, कोई भी मेटल है, L लंबाई का तार है। L लंबाई का ये क्या है? तार है। अगर आप इसको गर्म करेंगे, आपको पता है कि कोई भी धातु चीज़ को अगर गर्म किया जाए तो वो एक्सपांड कर फैलता है। तो मान लीजिए कि इसका भी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, तो ये कुछ क्या होगा? बढ़ जाएगा। अभी हमने मान के रखा है कि ये सिर्फ और सिर्फ लंबाई में परिवर्तन हो रहा है। और ये देखिए पहले यहाँ तक लंबाई था, यहाँ से यहाँ तक लंबाई था, अब जो कि क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ चुका है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक बढ़ चुका है।
ठीक है, इसको डेल्टा एल से लिख देते हैं, इसको डेल्टा एल। ठीक, तो विकृति जो होता है वह चेंज इन लेंथ, लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ है, और डिवाइड में ओरिजिनल लंबाई कितना था एल। तो अगर आप इसका मात्रक देखिएगा ना, ऐसा ही मात्रक, तो ओवरऑल आपका आएगा 9 यूनिट। इसका कोई तो मात्रक ही नहीं है। इसका मात्रक इसलिए नहीं है, ऊपर में लंबाई कैसा है मात्रक मीटर, और नीचे में लंबाई, तो इसका भी ऐसा ही मात्रक मीटर। ऊपर का मीटर नीचे का मीटर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो इसलिए कोई मात्रक ही नहीं आएगा। इसी वजह से बोला जाता है कि जो प्रत्यास्थता गुणांक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है, इस प्रत्यास्थता गुणांक का अगर आपसे मात्रक पूछा जाए, ठीक है, इसका अगर मात्रक पूछा जाए, ये तो वही मात्रक हो गया जो इसका है, क्योंकि वो तो मात्रक है ही नहीं। जो भी मात्रक आएगा इसका, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं या तो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आएगा, इसके अलावा दूसरा आ जाएगा, वो क्या होगा, पास्कल आएगा। बस यही दो संभव है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है ना। तो ये हो गया आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक। उसके बाद चलते हैं, प्रकाश से संबंधित कुछ भौतिक राशि है, जैसे कि प्रकाश की तीव्रता और ये लक्स। ये लक्स क्या है, वही साबुन तो नहीं है नहाने वाला, तो उसके बारे में क्या डाउट है। और देखते हैं कि तीव्रता, ये ज्योति इल्यूमिनेशन फ्लक्स क्या है। तो हम लोग पहले देखेंगे इल्यूमिनेशन फ्लक्स ये क्या होता है। ये तीनों जो है, इल्यूमिनेशन फ्लक्स और इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी जो है, ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग इल्यूमिनेशन फ्लक्स देखें। इल्यूमिनेशन फ्लक्स, सबसे पहले हम लोग इल्यूमिनेशन फ्लक्स देखें। इल्यूमिनेशन फ्लक्स को बोलते हैं प्रदीप्ति पुंज। प्रदीप्ति पुंज। जब हम लोग किसी प्रकाश देने वाले बल्ब को जलाते हैं तो देखते हैं उससे प्रकाश निकलता है। क्या होता है, उससे प्रकाश निकलता है। तो वो जो प्रकाश निकल रहा है, आपको पता है प्रकाश हमेशा किरण के रूप में निकलता है, रे किरण के रूप में इमिट करता है। कोई भी बल्ब को अगर जलाया जाए तो उससे प्रकाश इमिट करता है। प्रकाश हमेशा किरण के फॉर्म में, रे के फॉर्म में निकलता है। तो चलिए हम एक बल्ब बना देते हैं। ये देखिए हमने बनाया एक बल्ब, ये बन गया बल्ब इस तरह से। तो आपको पता है जब ये ग्लो करेगा, जब इसको आप ऑन करेंगे तो इसे क्या होगा, प्रकाश इस तरह से एमिट करेगा। ठीक, तो कहता क्या है कि इल्यूमिनेशन जो फ्लक्स जो होता है, प्रदीप्ति पुंज जो होता है, प्रदीप्ति पुंज होता है कि किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाला, किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाला कुल प्रकाश पुंज प्रति सेकेंड, किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाला, किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाला कुल किरण पुंज प्रति सेकेंड ही इल्यूमिनेशन फ्लक्स कहलाता है। इल्यूमिनेशन फ्लक्स कहलाता है, प्रदीप्ति पुंज कहलाता है। किसी भी प्रकाश स्रोत से, किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाला कुल किरण पुंज, ये पूरा कुल किरण पुंज प्रति सेकेंड इल्यूमिनेशन फ्लक्स कहलाता है, प्रदीप्ति पुंज कहलाता है। और इस प्रदीप्ति पुंज का एसआई मात्रक होता है, इस प्रदीप्ति पुंज का एसआई मात्रक होता है ल्यूमन। इस प्रदीप्ति पुंज का एसआई मात्रक क्या होता है, ल्यूमन। किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाला कुल किरण पुंज प्रति सेकेंड प्रदीप्ति पुंज इल्यूमिनेशन फ्लक्स कहलाता है, जिसका एसआई मात्रक होता है ल्यूमन। तो आपको ल्यूमन सब समझ में आ गया होगा। दूसरा है, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। तो देखिए दूसरा है
इल्यूमिनेशन, दूसरा है इल्यूमिनेशन। इसको कहते हैं प्रदीप्तन। इसको क्या बोलते हैं? प्रदीप्तन। इसको बोलते हैं इल्यूमिनेशन, प्रदीप्तन। दूसरा जो टॉपिक है हमारा इल्यूमिनेशन, प्रदीप्तन। तो देखिए, अब ये जब प्रकाश स्रोत अगर ये यहाँ से प्रकाश एमिट कर रहा है, ये तो प्रकाश स्रोत है, तो आपको नो डाउट कि ये जो प्रकाश स्रोत होगा वह किसी सरफेस पे जरूर पड़ेगा। ये मान लिया हमने ये दीवार है, हम लोग ये कोई दीवार है, सरफेस है, वॉल। ये वॉल है, दीवार है। तो अगर ये प्रकाश इस दीवार पर पड़ेगा तो दीवार क्या करेगा? कुछ कम आवृत्ति वाले प्रकाश को परावर्तित भी तो करेगा। सारा का सारा लाइट ऑब्जर्व तो नहीं होगा। जब इसका प्रकाश इस दीवार पर पड़ेगा तो ये जो दीवार है वो कुछ न कुछ प्रकाश को परावर्तित जरूर करेगा और वो कम आवृत्ति वाला प्रकाश होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? कुछ कम आवृत्ति वाले प्रकाश को एमिट करेगा। तो ये हो, तो इसको बोलते हैं प्रदीप्तन। तो इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा, किसी प्रकाश स्रोत किसी परावर्तक सतह से परावर्तित होने वाला, किसी प्रकाश स्रोत से परावर्तित होने वाला कुल प्रदीप्ति पुंज, किसी प्रकाश स्रोत से परावर्तित होने वाला कुल प्रदीप्ति पुंज पर मीटर स्क्वायर, कुल प्रदीप्ति पुंज पर मीटर स्क्वायर ही प्रदीप्तन कहलाता है। किसी प्रकाश परावर्तक सतह से परावर्तित होने वाला कम आवृत्ति वाला प्रकाश कम पर मीटर स्क्वायर ही प्रदीप्तन कहलाता है। और इसको बोलते हैं, इसका जो SI मात्रक हो जाएगा, SI मात्रक हो जाएगा, और वो हो जाएगा आपका लक्स। क्या हो जाएगा इसका SI मात्रक? लक्स। तो यही होता है डिफरेंस ल्यूमिनस फ्लक्स में और इल्यूमिनेशन में। इल्यूमिनेशन क्या है? लक्स है, और ल्यूमिनेशन क्या है? ल्यूमिनेशन फ्लक्स क्या है? ल्यूमन है उसका मात्रक। और एक तीसरा जो बच जाता है, वह होता है आपका इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी। इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी, इसको प्रदीप्ति तीव्रता बोलते हैं, इसको प्रदीप्ति तीव्रता भी बोलते हैं, और इसको प्रकाश की तीव्रता भी बोलते हैं। इसको प्रदीप्ति तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता भी बोलते हैं। इसको कहते हैं प्रकाश की तीव्रता। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश की तीव्रता। तो इसका जो डेफिनेशन होगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, इसमें एक सॉलिड टर्म आता है, सॉलिड एंगल एक टर्म आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा, किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाला कुल प्रकाश पुंज, किसी भी प्रकाश स्रोत से निकलने वाला कुल प्रकाश पुंज किसी ठोस गोलीय परावर्तक सतह से, किसी ठोस गोलीय परावर्तक सतह से, तो उसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी। और इसका जो SI मात्रक हो जाएगा, इसका SI मात्रक हो जाएगा कैंडेला। इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? कैंडेला, जिसको कि CD से डिनोट करते हैं। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ल्यूमिनस फ्लक्स, इल्यूमिनेशन प्रदीप्तन और इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी प्रकाश की तीव्रता। तो ये सब भी आपके इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। इसके लिए धन्यवाद।